श्रेया रेयांश को ऐसे देखकर कंफ्यूज हो रही थी। उसे रेयांश का ऐसा बदलता बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था। श्रेया रेयांश को इग्नोर करके अपने बेड पर जाकर सो जाती है। आधी रात हो चुकी थी। विशिंग वेल के आसपास बिल्कुल अंधेरा था। चारों तरफ सन्नाटा था। उस सन्नाटे के बीच वहां किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई देती है। सृष्टि के दादा काली धोती पहने उस कुएं की तरफ बढ़ रहे थे। सृष्टि के दादा के साथ कीर्ति भी थी। वो दोनों चलकर उस कुएं के पास आकर रुक जाते हैं। उस कुएं के पास जाकर सृष्टि के दादा अपने हाथ में एक भभूत लेते हैं और उसे अपने चेहरे के सामने लाकर कोई मंत्र पढ़ने लगते हैं। मंत्र के पूरे होते ही वो आदमी उस भभूत को कुएं के अंदर गिरा देता है। ऐसा करने के बाद वो आदमी और कीर्ति कुछ कदम पीछे हो जाते हैं। उनके पीछे जाते ही उस कुएं से किसी के गुस्से में गुर्राने की आवाज आने लगती है। वक्त के साथ वो आवाज और भी तेज और भयानक होती जा रही थी। कुछ ही पलों में उस कुएं से वो काला साया धीरे धीरे बाहर आने लगता है। वो साया इतना डरावना दिख रहा था कि उसे देखकर कीर्ति भी डरकर पीछे जा रही थी। उस कुएं से बाहर निकलने के बाद उस साए से एक भयानक आवाज आती है, क्या बुलाया मुझे? इसके बाद वो आदमी उस साए को एकटक देखने लगता है। वो उस साए को देखते हुए कुछ कह रहा था। कीर्ति वहां खामोशी से खड़ी थी। कुछ देर बाद वो साया गुस्से से गुर्राते हुए कहता है, वो मेरी है। मैं सदियों से उसका इंतजार कर रहा था। उसे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, तू भी नहीं। ये कहते हुए उस साए का काला सिर बीच बीच में बाहर आ रहा था, जो बहुत ही भयानक दिख रहा था। उस साए को इस तरह देखकर सृष्टि के दादा घबराए हुए थे। वो खुद को संभालते हुए कहते हैं, वो लड़की किसके पास होगी वो हम बाद में तय कर सकते हैं। पहले हमें उसे उन लोगों से दूर करना होगा जो इस वक्त ज्यादा जरूरी है। जब तक श्रेया उनके पास है हमारा कोई फायदा नहीं है। पहले हम श्रेया को उनसे अलग करते हैं, फिर देखेंगे कि उसे कौन अपने साथ ले जाएगा। वो साया कुछ देर तक खामोश रहता है और फिर कहता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? सृष्टि का दादा कहता है, वक्त। मुझे कुछ वक्त चाहिए और इसमें सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो। वो साया अभी भी गुर्रा रहा था। वो आदमी एक गहरी सांस लेकर कहता है, विराज अब तक समझ गया होगा कि हम श्रेया के लिए यहाँ आ गए हैं। वो हमें रोकने के लिए यहाँ जरूर आएगा। आज रात मैं श्रेया को लेने जा रहा हूँ। जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं कर लेता तुम्हें विराज को रोक कर रखना होगा। उस साए से गुर्राती हुई आवाज आती है, वो अकेली नहीं है, उसके साथ समायरा का बेटा है। वो आदमी जवाब देता है, उसे मैं आसानी से संभाल सकता हूँ। उस आदमी के ऐसा कहने पर उसके पीछे खड़ी कीर्ति के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसके चेहरे पर टेंशन दिखने लगता है। वो साया फिर से कहता है, समायरा कोई आम जादूगरनी नहीं है। मेरा उससे सामना हो चुका है। वो बहुत ताकतवर है और उसका बेटा उसकी तरह ही है। वो आदमी पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है, मैंने कहा ना मैं उसे संभाल सकता हूँ। उस साए से आवाज आती है, और वो लड़की, उसकी शक्तियाँ? इस बार वो आदमी बात को बीच में ही काटते हुए कहता है, श्रेया की शक्तियों को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता। मैंने उसे और उसकी शक्तियों को बहुत करीब से बढ़ते हुए देखा है, जिससे वो खुद अनजान है। मुझे बस आज रात तुम्हारी मदद चाहिए। कुछ देर विराज को रोक लो। वो साया कहता है, ठीक है, तुम उसे ले आओ, फिर मैं तुम्हें मारकर उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। वो आदमी उस साए को देखते हुए अपने मन में कहता है, एक बार मैं श्रेया को उन लोगों से दूर कर दूं,
फिर वो यहाँ आएंगे, उनके सामने तुम तो क्या, कोई भी नहीं टिक पाएगा। ये सोचते हुए वो आदमी अपना सिर हिला देता है और वहां से जाने लगता है। कीर्ति भी बिना देर उस आदमी के पीछे जाने लगती है। दीवान विला में सृष्टि अपने बेड पर सो रही थी। नींद में वो काफी बेचैन लग रही थी। कुछ ही पलों में वो एक झटके से उठ और कुछ कदमों की आहट भी सुनाई देने लगती है। वो आदमी श्रेया के कमरे में आ चुका था। उस आदमी के पीछे पीछे कीर्ति भी रूम के अंदर आ जाती है। कीर्ति चलते हुए रेयांश के पास जाती है और उसके चेहरे को देखने लगती है। रेयांश को देखते हुए कीर्ति के चेहरे पर डर के भाव थे। वहीं वो आदमी श्रेया के बेड के पास जाकर रुक जाता है और उसे बड़े गौर से देखने लगता है। श्रेया को देखते हुए उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वो आदमी कहता है, मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से तुम मुझसे इतनी दूर यहाँ आ गई, लेकिन आज मैं अपनी उस गलती को सुधार दूंगा। ये कहकर वो आदमी श्रेया की तरफ झुकता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वो कीर्ति की तरफ प्राउड से देखते हुए कहता है, सोचा नहीं था ये काम इतना आसान होगा। इस वक्त कीर्ति के चेहरे पर भी वही स्माइल थी। वो ये सोचकर खुश थी कि शायद उसे अब रेयांश का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन तभी दरवाजे के पास से एक आवाज सुनाई देती है, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो आदमी फौरन दरवाजे की तरफ देखता है। वहां सृष्टि खड़ी थी जो हाँफ रही थी। सृष्टि को देखते ही उस आदमी की स्माइल गायब हो जाती है और वो सृष्टि से कहता है, ये काम अब तक तुम्हें कर देना चाहिए था, लेकिन इसे करने के लिए मुझे खुद यहाँ आना पड़ा। सृष्टि काफी घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ते हुए कहती है, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। श्रेया मेरी दोस्त है और आप उसे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो आदमी गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है, तो कौन रोकेगा मुझे? तुम? सृष्टि कहती है, हाँ, मेरे होते आप उसे नहीं ले जा सकते। वो आदमी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, तो ठीक है, अब तुम नहीं रहोगी। यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो मुझे रोक सके। ये कहते हुए वो आदमी आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसे एक सख्त आवाज सुनाई देती है, लगता है काफी गलतफहमी पाल रखी है तुमने। चलो एक दो गलतफहमी तो आज ही खत्म हो जाएगी। ये आवाज सुनते ही कीर्ति के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि ये आवाज रेयांश की थी। सभी की नजर उस आवाज की तरफ जाती है। रेयांश उस काउच के पास खड़ा था। रेयांश को होश में देखकर उस आदमी का चेहरा भी काला पड़ जाता है। उसे समझ आ गया था कि श्रेया को वहां से ले जाना अब इतना आसान नहीं है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रेयांश पर उसके इतने मजबूत सम्मोहन का कोई असर नहीं होगा। रेयांश उस आदमी को देखते हुए कहता है, इसी वक्त उसे छोड़ दो। रेयांश श्रेया की बात कर रहा था। वो आदमी एक डेविल स्माइल के साथ कहता है,
बिल्कुल नहीं। ये कहकर वो कीर्ति की तरफ देखता है और अगले ही पल कीर्ति एक मंत्र से रेयांश पर अटैक कर देती है। लेकिन रेयांश इसके लिए पहले से तैयार था। वो उसी वक्त कीर्ति के अटैक से खुद को बचाकर उसी पर उसका वार वापस कर देता है, जिससे कीर्ति को बहुत चोट लगती है और उसकी चीख निकल जाती है। अगले ही पल रेयांश श्रेया पर एक मंत्र पढ़ देता है। उसके ऐसा करते ही श्रेया नींद से जाग जाती है। नींद से जागते ही श्रेया खुद को किसी अनजान शख्स की गोद में पाती है। ये देखकर श्रेया की जोर से चीख निकल जाती है। उस चीख से उस आदमी का ध्यान भटकता है और उसी का फायदा उठाकर सृष्टि उसकी गर्दन के पीछे एक जोर का अटैक करती है। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि उस आदमी को संभलने का वक्त नहीं मिलता। श्रेया उसकी पकड़ से छूटकर गिर जाती है और वो आदमी अपनी गर्दन पकड़कर कुछ कदम पीछे हो जाता है। सृष्टि श्रेया को पकड़कर कमरे के दूसरे कोने में रेयांश के पीछे आ जाती है। खुद पर हुए उस अटैक की वजह से वो आदमी गुस्से से बौखला जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि उसे सुनकर श्रेया और सृष्टि की रूह कांप जाती है। वो दोनों अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लेते हैं। उसके इस तरह चीखने से उस कमरे में रखा सारा सामान हिलने लगता है और अपने आप टूटकर बिखरने लगता है। इस वक्त उस आदमी के चारों तरफ काले धुएं का एक घेरा बना हुआ था। उस घेरे को देखकर रेयांश का चेहरा और खतरनाक हो जाता है। वो आदमी रेयांश के बदले भाव को देखकर गुस्से में कहता है, अब तक तो तुझे समझ आ गया होगा कि तू मुझे रोक नहीं सकता। मैंने वो विधि पूरी कर ली है और अब कम से कम 5 दिनों तक कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। रेयांश गुस्से में कहता है, क्या इतने सालों की सिद्धियों में तूने सिर्फ बोलना सीखा है या तुझे कुछ और भी आता है? रेयांश की बातें उस आदमी को चिढ़ाने के लिए काफी थी। वो गुस्से से अपनी मुट्ठी बांधकर कहता है, तुम्हारी माँ भी बिल्कुल ऐसी ही थी। मैं हमेशा से उसे खत्म करना चाहता था, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। लेकिन आज तुझे मारकर मैं अपनी वो हसरत पूरी कर लूंगा। रेयांश एक sarcastic स्माइल के साथ कहता है, मैं सही था, तूने सिर्फ बोलना ही सीखा है। रेयांश का जवाब सुनकर वो आदमी आग बबूला हो जाता है और अगले ही पल वो रेयांश की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। उसके ऐसा करते ही रेयांश को एक तेज धक्का लगता है और वो तेजी से पीछे की दीवार से जाकर टकरा जाता है। अगले ही पल वो आदमी ऊपर झूमर को देखता है। उसके ऐसा करते ही वो झूमर रेयांश पर गिर जाता है। ये देखकर श्रेया की जैसे सांसें ही रुक जाती हैं और सृष्टि की चीख निकल जाती है। दूसरी तरफ शिमला की सुनसान सड़क पर एक कार बड़ी तेजी से चल रही थी। उस कार में विराज और अंतरा बैठे थे। दोनों का चेहरा काफी सीरियस था। अंतरा अपनी रिस्ट वॉच को देखकर कहती है, वो अब तक वहां पहुंच गया होगा। विराज जवाब देता है, रेयांश उसे कुछ वक्त तक संभाल सकता है। अंतरा अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है, तुम उस तरह के तांत्रिकों को नहीं जानते। वो लोग बहुत खतरनाक होते हैं। वो एक पल में ही किसी की भी जान उसके शरीर से निकाल सकते हैं, किसी की भी। विराज बिना किसी भाव के कहता है, और तुम रेयांश को नहीं जानती। जैसे ही विराज अपनी बात पूरी करता है, उसकी आंखों की पुतलियां लाल होने लगती हैं। अंतरा ये देखकर चौंक जाती है और कहती है, ये तुम्हें क्या? इससे आगे वो कुछ कह नहीं पाती और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। शायद वो उस सवाल का जवाब जान गई थी जो वो अभी विराज से पूछने वाली थी। विराज भी सामने सड़क को देखते हुए कहता है, नॉट नाउ। विराज की बात पूरी होते ही उसकी कार के सामने एक बड़ा सा पेड़ गिर जाता है। ये देखते ही विराज अचानक से ब्रेक लगा देता है। कार की स्पीड बहुत थी, जिस वजह से कार उस पेड़ से टकरा जाती है
और हवा में उठकर पलटी खाते हुए जोर से जमीन पर गिर जाती है। वो कार शिमला की सुनसान सड़क पर उल्टी पड़ी हुई थी। विराज और अंतरा कार की सीट पर फंसे हुए थे। विराज की नजरें अंतरा पर जाती हैं, जिसे काफी चोट लगी थी। क्या विराज सही समय पर पहुंच पाएगा श्रेया को बचाने के लिए, या फिर रेयांश ही श्रेया को सृष्टि के दादाजी से बचा लेगा? क्या इंटरेस्टिंग मोड़ लेगी ये कहानी आगे? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ विराज अपनी सीट बेल्ट निकालकर अंतरा को भी फ्री करता है। वो कार की विंडस्क्रीन तोड़कर उससे बाहर निकलता है और अंतरा को भी बाहर निकालता है। अंतरा को चलने में काफी दिक्कत हो रही थी और सिर से खून बह रहा था। उन दोनों को ही काफी चोटें लगी थी। विराज अंतरा के करीब जाता है और उसकी चिन को पकड़कर उसके चेहरे को गौर से देखने लगता है। अंतरा को ये काफी अजीब लग रहा था। वो विराज को खुद से दूर करने के लिए पुश करने ही वाली होती है। तभी विराज उससे कहता है, रुको, मुझे देखने दो। विराज की बात सुनकर अंतरा रुक जाती है। विराज अंतरा के चिन को पकड़े हुए उसके फोरहेड पर लगे चोट पर अपना हाथ रख देता है और फिर हटा देता है। विराज के ऐसा करते ही अंतरा की चोट बिल्कुल ठीक हो जाती है। विराज उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो? अंतरा हाँ में अपना सिर हिलाकर कहती है, हमें जल्द से जल्द दीवान विला पहुंचना होगा, रेयांश वहां अकेला है। विराज जवाब देता है, हाँ। ये कहकर विराज वहां से जाने के लिए अंतरा को पकड़ने ही वाला होता है। तभी उसे अपने पीछे से एक भयानक आवाज सुनाई देती है, इतनी भी क्या जल्दी है यहाँ से जाने की? अब मैं यहाँ आ गया हूँ, तो मुझसे भी मिलकर जाओ। वो आवाज सुनकर डिसअपॉइंटमेंट से विराज अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर वो पीछे मुड़कर देखता है। वहां वो साया जमीन से ऊपर हवा में था। उस साए से फिर से आवाज आती है, अब तक हमारा ठीक से सामना नहीं हुआ है। आज मैं भी देखना चाहता हूँ कि युवराज और सुहानी का बेटा कितना लायक है। उस साए की आवाज सुनकर विराज का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। धीरे धीरे उसके आंखों की पुतलियां भी लाल होने लगती हैं। विराज और अंतरा पीछे मुड़ते हैं। अब उन दोनों के सामने काले धुएं से बना एक बड़ा सा साया था। उस साए को देखकर एक पल के लिए अंतरा की सांसें रुक जाती हैं। तभी उसे अपनी हथेली पर विराज की पकड़ महसूस होती है। विराज के छूते ही अंतरा को एहसास होता है कि कोई है जो किसी भी सिचुएशन में उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। अंतरा विराज की तरफ देखती है, जिसकी आंखें इस वक्त लाल थी और वो गुस्से से उस साए को देख रहा था। अंतरा भी विराज के हाथ को कसकर पकड़ लेती है। उस साए से फिर से आवाज आती है, दिखने में तो तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह हो, लेकिन तुम्हारी आंखें सुहानी की तरह हैं। मुझे आज भी याद है, उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। अपनी मॉम के बारे में ये सब सुनकर विराज का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो उस साए से कहता है, मेरी मॉम के बारे में कुछ कहने की हिम्मत भी मत करना। उस साए से फिर से आवाज आती है, मैं तो बस तुम्हें पुराने वक्त की बात बता रहा हूँ। सुहानी और मैं कुछ वक्त के लिए ही सही दोस्त थे। मुझे लगा था कि मुझे जिसका इंतजार है वो सुहानी है, लेकिन मैं गलत था। मुझे सदियों से सुहानी नहीं बल्कि तुम्हारी बहन श्रेया का इंतजार था। अंतरा उस साए की बात को काटते हुए कहती है, हाँ, और तुम्हारी औकात नहीं है ना बिना किसी की मदद के श्रेया को अपने साथ ले जाने की। इसीलिए तो तुमने उस तांत्रिक की मदद ली है श्रेया तक पहुंचने के लिए। अंतरा के ऐसा कहते ही वो साया गुस्से से गुर्राने लगता है। अंतरा आगे कहती है, शर्म नहीं आती तुम्हें? 1000 साल पुरानी आत्मा हो और 55 साल के बूढ़े से मदद ले रहे हो। तुमसे बेहतर तो वो निकुंज था। अंतरा की बात पूरी होते ही उस साए से तेज काला धुआं अंतरा की तरफ बढ़ जाता है। इससे पहले वो धुआं अंतरा तक पहुंच पाता, विराज उसके सामने आ जाता है।
विराज को उससे सिर्फ एक हल्का सा झटका लगता है। अगले ही पल अंतरा अपनी आंखें बंद करके एक मंत्र पढ़ती है और उस साए पर वार कर देती है, लेकिन इससे उस साए को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर अंतरा चौंक जाती है। उस साए से एक भयानक सी हंसी के साथ आवाज आती है। तुम में ना इतनी ताकत है और ना ही काबिलियत कि मेरा कुछ भी बिगाड़ सको। ये कहते ही वो साया वहां से गायब हो जाता है। विराज और अंतरा को इस बात की उम्मीद नहीं थी। वो हैरान होकर अपने आसपास देखने लगते हैं, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता। उस अंधेरी रात में जंगल के बीच सुनसान सड़क पर विराज और अंतरा खड़े थे। वहां इतनी खामोशी थी कि पेड़ की पत्तियों के हिलने की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। विराज और अंतरा वहां खड़े सतर्क होकर अपने आसपास देख रहे थे। उन्हें एहसास था कि वो साया उनके आसपास ही है, लेकिन कहाँ है ये बात वो नहीं जानते थे। तभी कहीं से अंतरा के ठीक पीछे एक बहुत ही गुड लुकिंग लड़का आ जाता है। वो लड़का और कोई नहीं, अभिज्ञान था। उसने सफेद शर्ट पहना हुआ था और उसके गोरे से चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। विराज और अंतरा दोनों ने अब तक उसे नहीं देखा था। अभिज्ञान जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में उड़ते हुए अंतरा के ठीक पीछे आ जाता है और उसके कान के पास ठंडी हवा छोड़ते हुए कहता है, क्या हुआ? मुझे ठीक से देख नहीं पा रही हो? ये आवाज सिर्फ अंतरा को सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर अंतरा के दिल की धड़कन बढ़ जाती है और वो धीरे से पीछे मुड़ती है। अंतरा के चेहरे के ठीक सामने अभिज्ञान का वो चेहरा था। अभिज्ञान को देखकर अंतरा वहीं फ्रीज हो जाती है। अगले ही पल अभिज्ञान का वो चेहरा पिघलकर काला होने लगता है। कुछ ही देर में अभिज्ञान का वो हैंडसम चेहरा एक काले से चेहरे में बदल जाता है, जिससे पानी टपक रहा था और उस चेहरे पर एक भीगा हुआ काला कपड़ा लिपटा हुआ दिखता है। वो चेहरा अंतरा के चेहरे के ठीक सामने था और उसे देखकर अंतरा की आवाज उसके गले में ही अटक गई थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी भयानक चीज पहले कभी नहीं देखी थी। वो चेहरा धीरे धीरे अंतरा के और करीब आने लगता है। अंतरा डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और अगले ही पल वो चीज काले धुएं में बदलकर हवा में कहीं गायब हो जाती है। विराज अब तक दूसरी तरफ देख रहा था। जब उसकी नजर अंतरा पर जाती है तो उसे अंतरा बहुत डरी हुई दिखती है। विराज अंतरा के कंधे पर अपना हाथ रखता है। उसके ऐसा करते ही अंतरा की चीख निकल जाती है और वो झट से अपनी आंखें खोल लेती है। विराज को समझ नहीं आता कि कभी ना डरने वाली अंतरा आज इतना घबरा क्यों रही है। वो कसकर विराज को गले से लगा लेती है। विराज ये नहीं जानता था कि अंतरा क्यों डर रही है, लेकिन उसे अंतरा को इस तरह घबराते देख उसकी फिक्र होने लगती है। वो अंतरा को अपनी बाहों में भर लेता है। विराज को हक किए हुए अंतरा जब अपनी आंखें खोलती है तो उसे फिर से अपने चेहरे के ठीक सामने वही सिर दिखता है जिससे वो डर रही थी। अंतरा कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और विराज से कहती है, मुझे अभी यहाँ से जाना है। विराज अब तक समझ गया था कि अंतरा कुछ ऐसी चीज देख पा रही है जो उसे नहीं दिख रही थी। वो अंतरा से कहता है, अंतरा मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें घर पहुंचना है। वहां रेयांश अकेला है। हम यहाँ उसकी मदद के लिए आए हैं। तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ट्रस्ट मी। विराज की बातें सुनकर अंतरा को एहसास होता है कि सच में इस वक्त वो कमजोर नहीं पड़ सकती। अंतरा विराज से अलग होते हुए कहती है, ठीक है, चलो यहाँ से। विराज अंतरा का हाथ पकड़ता है और दीवान विला की तरफ बढ़ जाता है। कुछ कदम चलने के बाद वो फिर से रुक जाता है। अब विराज के सामने अभिज्ञान खड़ा था, जो एकटक उसे ही देख रहा था। अभिज्ञान विराज को देखकर कहता है, मैं तुम्हें वहां पहुंचने नहीं दूंगा। आज रात वो श्रेया को मेरे पास लेकर आएगा। ये सुनते ही विराज गुस्से में अभिज्ञान पर अटैक कर देता है, लेकिन उसके इस अटैक से अभिज्ञान को कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन अगले ही पल वो उस साए में बदल जाता है। विराज उस साए को देखकर अंतरा से कहता है, इसे मैं रोक कर रखता हूँ, तुम दीवान विला जाओ, रेयांश को तुम्हारी मदद की जरूरत होगी, श्रेया उनके साथ नहीं आनी चाहिए। अंतरा विराज की बात से सहमत होकर वहां से जाने लगती है। वो कुछ ही कदम आगे बढ़ पाई थी, तभी उसके कदम रुक जाते हैं और उसकी आंखें गहरी हो जाती हैं। अंतरा के रास्ते में इस बार फिर एक शख्स खड़ा था। वो शख्स और कोई नहीं, यामिनी थी। यामिनी अंतरा की तरफ बढ़ते हुए कहती है, लगता है तुम मेरी वो सजा भूल गई हो। इधर दीवान विला में सृष्टि के दादा रेयांश पर हमला कर रहे थे। रेयांश जमीन पर दीवार के सहारे बैठा था और उसके सिर पर एक बड़ा सा झूमर गिरा हुआ था। श्रेया और सृष्टि भी वहीं थे। श्रेया रेयांश की ये हालत देखकर भागते हुए उसके पास जाती है और रेयांश का चेहरा अपने हाथों में लेकर रोते हुए कहती है, रेयांश सर, आप। श्रेया इससे आगे कुछ कह नहीं पाती। सिर पर झूमर गिरने की वजह से रेयांश के सिर पर बहुत चोट आई थी, जिससे उसका चेहरा खून से भीग गया था। फिर भी रेयांश श्रेया को समझाते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। श्रेया रेयांश का हाथ पकड़कर कहती है, नहीं, आपके सिर से खून। श्रेया इतना ही कह पाई थी, तभी वो आदमी श्रेया के पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने लगता है। लेकिन तभी रेयांश उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है और एक झटके में उसका हाथ घुमा देता है। रेयांश के ऐसा करने पर उस आदमी की चीख निकल जाती है। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था कि अब रेयांश कुछ कर पाने की हालत में नहीं है। जब तक उसे कुछ समझ आता, उसका हाथ टूट चुका होता है। रेयांश गुस्से में उसे देखते हुए कहता है, श्रेया से दूर रहना, वरना तेरी जान ले लूंगा। ये कहकर रेयांश उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस आदमी पर हमला करने लगता है। लेकिन वो आदमी घायल होने के बाद भी रेयांश से कहीं ज्यादा ताकतवर था। वो रेयांश पर अब भी भारी पड़ रहा था, लेकिन रेयांश भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। सृष्टि और श्रेया वहीं थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो रेयांश की कैसे मदद करें। रेयांश उस तांत्रिक का सामना नहीं कर पा रहा था। तभी वहां पड़ी कीर्ति होश में आ जाती है। होश में आते ही वो अपने सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। तभी उसे उस आदमी की आवाज सुनाई देती है, कीर्ति, अपना काम पूरा करो। रेयांश समझ गया था कि वो आदमी कीर्ति से क्या कहना चाहता था। रेयांश उस आदमी के वार को रोकते हुए कहता है, श्रेया, जाओ यहाँ से। श्रेया कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। तभी सृष्टि श्रेया का हाथ पकड़कर वहां से जाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी कीर्ति उन दोनों का रास्ता रोक लेती है। सृष्टि भी इस वक्त श्रेया की तरह ही डरी हुई थी, लेकिन अभी उसके लिए श्रेया को बचाना ज्यादा जरूरी था। वो हिम्मत करके कीर्ति की आंखों में देखते हुए कहती है, हमारे रास्ते से हट जाओ। कीर्ति एक डेविल स्माइल के साथ जवाब देती है, तुम जरूर जा सकती हो, लेकिन हमें ये लड़की चाहिए। ये कहकर जैसे ही कीर्ति अपना एक हाथ श्रेया की तरफ बढ़ाती है, उसके गर्दन के किनारे में उसे एक तेज दर्द होता है। कीर्ति अपनी गर्दन पकड़कर कुछ कदम पीछे हो जाती है। कीर्ति के पीछे इस वक्त यश खड़ा था, जिसके हाथ में एक धारदार चाकू था। यश ने ही कीर्ति की गर्दन पर हमला किया था। अगले ही पल कीर्ति अपनी शक्तियों से यश पर हमला कर देती है और यश घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। कीर्ति अब बहुत खूंखार लग रही थी। इसके फौरन बाद कीर्ति सृष्टि के साथ भी बिल्कुल वही करती है। यश और सृष्टि जमीन पर घायल पड़े थे और रेयांश उस आदमी का सामना कर रहा था। रेयांश अब और लड़ने की हालत में नहीं रह गया था। वो आदमी कीर्ति से कहता है, इसे अब वहीं ले जाओ जहां से ये आई है। कीर्ति हाँ में अपना सिर हिला देती है और श्रेया को पकड़कर खींचते हुए वहां से जाने लगती है। श्रेया को खींचते हुए कीर्ति कमरे के दरवाजे के पास ही पहुंची थी। तभी एक तेज चाकू पीछे से आकर उसकी गर्दन के आर पार हो जाता है।
ये देखकर श्रेया की चीख निकल जाती है और वो उस तरफ देखती है जहाँ से वो चाकू आया था। वहाँ यश जमीन पर पड़ा हुआ था। श्रेया फिर से भागते हुए यश और सृष्टि के पास आ जाती है। क्या सृष्टि के दादा और कीर्ति सफल हो पाएंगे अपने मकसद में? क्या वो श्रेया को वहाँ वापस ले जा पाएंगे जहाँ से वो आई थी? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वहीं सृष्टि के दादा और रेयांश आपस में भिड़े हुए थे। वो आदमी एक के बाद एक करके रेयांश पर वार कर रहा था। कुछ वार से रेयांश बच पा रहा था और कुछ से नहीं। तभी वो आदमी रेयांश पर एक ताकतवर वार करता है और रेयांश भी घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। वो आदमी एक नजर श्रेया को देखते हुए रेयांश से कहता है, इसे मैं अभी इसी वक्त अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। रोक सकते हो तो मुझे रोक लो। शिमला की उस सुनसान सड़क पर कुछ लोग खड़े थे और वहाँ वो साया भी था। विराज उस साये के सामने खड़ा था और अंतरा यामिनी के सामने। यामिनी को देखकर अंतरा का चेहरा सफेद पड़ गया था और यामिनी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। विराज की नजरें भी उस तरफ जाती हैं और वो भी यामिनी को देखता है। यामिनी को देखकर विराज भी चौंक जाता है। उसके सामने इस वक्त 1000 साल पुराना वो साया था जो अब तक हजारों लोगों की जान ले चुका था। विराज नहीं जानता था कि वो उस साये का सामना करे या अंतरा को यामिनी से बचाए। वो ये जानता था कि इस वक्त ना वो इस साये का सामना कर सकता है और ना ही यामिनी का, क्योंकि उसे रेयांश की कही बात याद थी कि अभी वो लोग यामिनी से लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। विराज वहां खड़े यही सोच रहा था। एक और बात थी जो बार बार उसके दिमाग में आ रही थी कि अब तक उस साये ने विराज पर हमला क्यों नहीं किया। ये सोचते हुए विराज का चेहरा और भी सीरियस हो जाता है। इधर अंतरा यामिनी के सामने खड़ी थी। अब उसका चेहरा भी शांत हो गया था। वो यामिनी की आंखों में देख रही थी, जैसे अब उसे यामिनी से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा हो। अंतरा यामिनी को देखकर अपना हाथ नीचे किए हुए ही अपनी कलाई घुमाने लगती है। ये देखकर यामिनी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो अंतरा से कहती है, तो तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे मुझे रोक सकती हो? अंतरा गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहती है, पता नहीं, लेकिन तुम्हें मारने की कोशिश तो कर ही सकती हूँ। ये कहकर अंतरा यामिनी की तरफ अपना हाथ बढ़ा देती है। अंतरा के हाथ से एक तरह की एनर्जी यामिनी की तरफ बढ़ती है, लेकिन यामिनी बिल्कुल उसी तरह अपनी जगह पर खड़ी रहती है। वो ऊर्जा यामिनी से टकराकर वापस अंतरा की तरफ तेजी से बढ़ जाती है। अंतरा को कुछ समझ नहीं आता और उसे संभलने का मौका नहीं मिलता। वो ऊर्जा अंतरा को आकर लगने ही वाली होती है। तभी विराज हवा की तेजी से आकर अंतरा को पीछे धकेल देता है और वो दोनों कुछ दूर जाकर सड़क पर गिर जाते हैं। सड़क पर अंतरा नीचे थी और विराज उसके ऊपर। विराज अंतरा पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम इस वक्त इनका सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम इनके बारे में कुछ नहीं जानते और ये हमारे बारे में शायद हमसे भी ज्यादा जानते हैं। अंतरा भी गुस्सा होकर कहती है, तो मैं क्या करूं? यहाँ रुककर इंतजार करूं कि कभी हमें मार दे? विराज कहता है, ये ऐसा नहीं करेंगे। अगर इन्हें ऐसा करना होता तो ये कब का हम पर अटैक कर चुके होते। अभी इनका इरादा कुछ और ही है। अंतरा क्यूरियस होकर कहती है, क्या मतलब? विराज जवाब देता है, ये लोग हमें इस वक्त आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। इसका मतलब साफ है, ये हमसे कुछ और चाहते हैं, लेकिन अभी ये सिर्फ हमें रेयांश तक पहुंचने से रोक रहे हैं। अंतरा जवाब देती है, हमसे नहीं निको। विराज उस साये को देखते हुए अंतरा का हाथ पकड़ लेता है और धीमी आवाज में कहता है, तैयार हो? अंतरा यामिनी को घूरते हुए कहती है, बिल्कुल। अगले ही पल विराज यामिनी की तरफ बिजली की स्पीड से बढ़ता है और उसका एक चक्कर लगाकर उसके बालों को तोड़ देता है। इससे यामिनी जोर से चीख पड़ती है
उसी वक्त अंतरा उस साए की तरफ बढ़ते हुए अपने पॉकेट में हाथ डालती है और एक मंत्र पढ़ते हुए एक तरह का भभूत उस साए पर उड़ा देती है। अगले ही पल विराज अंतरा के पास पहुंचता है। अंतरा यामिनी के बालों को देखकर एक मंत्र पढ़ती है और उन बालों में आग लगा देती है। अब उस सड़क पर यामिनी की चीख और उस साए के गुस्से में गुर्राने की आवाज गूंज रही थी। अंतरा हड़बड़ाते हुए विराज से कहती है, ये तरीका इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। विराज हाँ में अपना सिर हिलाता है और तेजी से अपने कार की तरफ बढ़ जाता है। वो कार बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी और उल्टी पड़ी थी। विराज अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कार को सीधा करता है। किस्मत से वो कार फिर से स्टार्ट हो जाती है। विराज और अंतरा उस टूटी फूटी कार में बैठकर दीवान विला की तरफ बढ़ जाते हैं। उस सड़क पर अब भी यामिनी और उस साए की गुस्से से भरी चीखें गूंज रही थीं। दूसरी तरफ दीवान विला में रेयांश घायल होकर जमीन पर पड़ा था। उसका चेहरा खून से भीगा हुआ था। श्रेया रेयांश को इस तरह देखकर बहुत घबरा गई थी। वो रेयांश के पास जाना चाहती थी, लेकिन यश ने उसे रोक कर रखा था। सृष्टि का दादा श्रेया को देखते हुए रेयांश से कहता है, मैं इसे अभी लेकर जा रहा हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। उनकी बातें सुनकर रेयांश के साथ साथ यश और सृष्टि भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन श्रेया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उससे तो रेयांश की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही थी। श्रेया एक झटके से यश से खुद को छुड़ा लेती है और रेयांश के पास चली जाती है। रेयांश एक दीवार के सहारे बैठा था और वो आदमी रेयांश के सामने खड़ा था। श्रेया उस आदमी की परवाह किए बिना रेयांश के पास चली जाती है और उसे गले से लगा लेती है। श्रेया को इस तरह अपने पास देखकर रेयांश परेशान हो जाता है। वो श्रेया को उस आदमी से दूर भेजना चाहता था, लेकिन श्रेया खुद उसके पास आ गई थी। ये देखकर उस आदमी के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। रेयांश श्रेया को खुद से दूर करते हुए कहता है, श्रेया तुम जाओ यहाँ से, विराज बस आता ही होगा, इसे मैं देख लूंगा। श्रेया फिर से रेयांश के सीने से लग जाती है और रोते हुए उससे कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आपको कितनी चोट आई है, चलो हम हॉस्पिटल जाएंगे। रेयांश श्रेया पर गुस्सा करते हुए कहता है, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। रेयांश के बार बार कहने पर भी श्रेया उससे दूर नहीं हो रही थी। ये देखकर उसके सामने खड़ा आदमी रेयांश से कहता है, ज्यादा देर तो दूर, अब तुम मुझे एक पल भी नहीं रोक सकते। ये कहकर वो आदमी श्रेया का हाथ पकड़ लेता है। उस आदमी के छूते ही श्रेया को एक अजीब सा एहसास होता है। वो अपने दूसरे हाथ से रेयांश की शर्ट को जोर से पकड़कर उस आदमी से कहती है, छोड़ो मुझे गंदे आदमी, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। रेयांश भी गुस्से से उस आदमी को देख रहा था। वो भी उस आदमी के उसी हाथ को जोर से पकड़ लेता है जिससे उसने श्रेया को पकड़ा था। वो आदमी एक नजर रेयांश को देखता है और श्रेया से कहता है, बच्ची तुम मुझे नहीं मार सकती, लेकिन अभी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, चलो। श्रेया उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, छोड़ो मुझे। वो आदमी श्रेया को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन रेयांश ने भी उसका हाथ पकड़ा था, इसीलिए वो श्रेया को नहीं ले जा पा रहा था। वो आदमी अपना दूसरा हाथ रेयांश के चेहरे के सामने ले जाता है और फिर से उसके हाथ से सफेद धुआं निकलकर रेयांश के चेहरे पर जाने लगता है। रेयांश को इससे बहुत दर्द होता है और उसकी चीख निकल जाती है। वो आदमी रेयांश का हाथ झटककर श्रेया को अपनी तरफ खींच लेता है और रेयांश से कहता है, मुझसे मत उलझो, मैं एक राक्षस हूँ, जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उन सबको खत्म करता जाऊंगा। ये कहकर वो फिर से रेयांश पर एक मंत्र पढ़ देता है। उस मंत्र से रेयांश को इतना दर्द होता है कि उसका पूरा शरीर दर्द से कांपने लगता है और फिर से उसकी चीख निकल जाती है। साफ दिख रहा था कि वो आदमी रेयांश को हद से ज्यादा टॉर्चर कर रहा था।
यश और सृष्टि अब अपनी जगह पर जम गए थे। वो चाहकर भी रेयांश और श्रेया की मदद के लिए अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे। श्रेया रेयांश की ऐसी हालत देखकर बेचैन हो रही थी और उसके पास जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस आदमी ने श्रेया को कसकर पकड़ रखा था। वो आदमी रेयांश से कहता है, कहा था ना, मैं एक राक्षस हूँ। ये कहकर वो आदमी श्रेया को जबरदस्ती खींचकर वहां से जाने लगता है। श्रेया रेयांश को इस वक्त घायल देखकर उसके पास जाने की कोशिश कर रही थी। रेयांश अपनी भारी आंखों से उस आदमी को श्रेया को ले जाते हुए देख रहा था, लेकिन अब उसमें बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। वो आदमी श्रेया को खींचते हुए उस कमरे के दरवाजे तक ही पहुंचा था। तभी उसके कदम रुक जाते हैं और उसके चेहरे की वो स्माइल गायब हो जाती है। उस आदमी के सामने घना काला धुआं था। वो आदमी फौरन पीछे मुड़कर देखता है। रेयांश अभी भी खून से लथपथ उस दीवार के सहारे बैठा था और उसका सिर झुका हुआ था, लेकिन इस वक्त रेयांश के चारों तरफ वही काला धुआं था। ये देखकर उस आदमी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। साथ ही श्रेया, यश और सृष्टि भी हैरान रह जाते हैं। वो आदमी थोड़ा घबराते हुए कहता है, ये नहीं हो सकता, तुम तो। रेयांश अपना सिर उठाकर उस आदमी को देखता है और कहता है, यहाँ मुझसे बड़ा राक्षस कोई नहीं है। रेयांश की बात पूरी होते ही वो काला धुआं उस आदमी की तरफ बढ़ जाता है। वो आदमी फौरन श्रेया का हाथ छोड़कर अपने कदम पीछे लेने लगता है और अगले ही पल पीछे दीवार से जाकर टकरा जाता है। रेयांश फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और उस आदमी की तरफ बढ़ता है। अभी भी वो काला धुआं रेयांश को घेरे हुए था। उसकी आंखें किसी ऐसे जानवर की तरह लग रही थी जिसके सामने उसका शिकार हो। श्रेया भी रेयांश को इस तरह देखकर डर जाती है और पीछे हो जाती है। वो आदमी फिर से उठकर रेयांश पर हमला कर देता है, लेकिन रेयांश उस हमले से बचकर उस आदमी के पास जाता है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे दीवार से लगा देता है। उसी पल रेयांश अपना दायां हाथ उस तरफ बढ़ाता है जहां कीर्ति की बॉडी पड़ी हुई थी। इससे कीर्ति की गर्दन पर फंसा हुआ चाकू तेजी से रेयांश के हाथ तक आ जाता है। रेयांश फौरन उस आदमी का दायां हाथ दीवार से लगाकर उसकी सारी उंगलियां एक झटके में काटकर उसके हाथ से अलग कर देता है। उस आदमी की दर्द भरी चीख दीवान विला में गूंजने लगती है। ये सब रेयांश ने इतनी जल्दी किया था कि सृष्टि के दादा को संभलने का मौका तक नहीं मिला। वो आदमी दर्द से कराहते हुए कहता है, तुम ऐसे नहीं हो सकते, ये तो। रेयांश गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है, मैं क्या हो सकता हूँ, इसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। ये कहकर रेयांश फिर से उस आदमी की गर्दन को पकड़कर दबाने लगता है। वो आदमी अपनी पूरी शक्तियां लगाकर रेयांश की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। वक्त के साथ उसकी चीख बढ़ती जा रही थी। क्या करने वाला है रेयांश सृष्टि के दादा के साथ? क्या रेयांश कामयाब हो गया है श्रेया की जान बचाने में? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। श्रेया, यश और सृष्टि रेयांश का ये खोखार रूप देखकर हैरान थे। वो देखते हैं कि रेयांश का वो हाथ जिससे उसने सृष्टि के दादा का गला पकड़ा हुआ था, उसकी उंगलियां उस आदमी की गर्दन में धंसती जा रही थीं और उस आदमी की गर्दन से बहुत सारा खून बहने लगा था। ये देखकर उन तीनों की रूह कांप जाती है। वो आदमी दर्द से कराहते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रेयांश उसे घूरते हुए कहता है, मैं यही कर रहा हूँ, तू रोक सकता है तो रोक ले। वहां रेयांश और वो आदमी ही जानते थे कि अब रेयांश उस आदमी की जीवन ऊर्जा खींच रहा था। ये करते हुए वो किसी आदमखोर जानवर की तरह लग रहा था।
जिस वजह से वो आदमी वक्त के साथ कमजोर होता जा रहा था। अगर कोई और होता तो अब तक मर गया होता, लेकिन इस आदमी ने कल रात ही 42 लोगों की बलि दी थी, जिस वजह से वो ज्यादा देर तक ये सब झेल पा रहा था। जब उस आदमी को एहसास होता है कि वो रेयांश से और नहीं लड़ सकता, तो वो अपनी आंखें बंद करके एक मंत्र पढ़ना शुरू करता है। उस मंत्र के शुरू होते ही वहाँ विराज और अंतरा पहुंच जाते हैं और आते ही उनकी नजर रेयांश पर जाती है। रेयांश को देखकर अंतरा के मुंह से निकल जाता है, नहीं। विराज वहाँ खामोश खड़ा था, लेकिन तभी रेयांश की पकड़ में वो आदमी सफेद धुएं में बदलकर वहां से गायब हो जाता है। रेयांश समझ जाता है कि वो आदमी वहां से भागने में कामयाब हो गया है। इसके फौरन बाद रेयांश अपने आसपास श्रेया को ढूंढने लगता है। अभी भी उसे श्रेया की फिक्र हो रही थी। वो देखता है कि श्रेया उससे डरकर दीवार में सिमट कर बैठी है। श्रेया को खुद से डरते देख रेयांश के दिल में दर्द सा होता है। वो श्रेया से नजरें हटाकर दूसरी तरफ देखता है। वहां विराज और अंतरा थे, जो शक भरी नजरों से उसे ही देख रहे थे। रेयांश उस आदमी के हमलों की वजह से बहुत कमजोर हो गया था और अब उसका सिर घूमने लगा था। रेयांश खुद को संभालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बेहोश हो जाता है। इससे पहले रेयांश बेहोश होकर जमीन पर गिरता, विराज तेजी से आकर उसे गिरने से बचा लेता है। विराज यश और अंतरा से कहकर रेयांश को उसके कमरे में भेज देता है और खुद वहीं रुक जाता है। श्रेया अभी भी घबराई हुई वहां बैठी थी। विराज चलकर श्रेया के पास जाता है और उसके बगल में जमीन पर बैठ जाता है। वो श्रेया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, क्या हुआ, डर गई? विराज का ये जेस्चर देखकर श्रेया रोते हुए कहती है, हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। विराज श्रेया के पास जाकर उसे गले से लगा लेता है और कहता है, अब मैं आ गया हूं ना, फिर क्यों डर रही हो? और वैसे भी जो तुम्हें हर्ट करने आया था उसे रेयांश ने भगा दिया। श्रेया सिसकते हुए कहती है, मुझे अब रेयांश सर से ही डर लग रहा है। उन्होंने श्रेया इससे आगे कुछ कहने से भी डर रही थी। कुछ देर पहले उसने रेयांश का जो रूप देखा था उसे वो भूल नहीं पा रही थी। श्रेया की बातें सुनकर विराज और भी सीरियस हो जाता है। वो श्रेया को खुद से अलग करते हुए उसके आंसू पोंछता है और उससे कहता है, लेकिन रेयांश ने जो भी किया तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ही तो किया ना? श्रेया कहती है, हाँ, लेकिन वो। विराज आगे कहता है, श्रेया, हमें ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ। आज जो रेयांश ने किया वो करते हुए उसे कितनी तकलीफ हुई ये हम सोच भी नहीं सकते। वो ऐसा कभी नहीं करता, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए उसने ऐसा किया। रेयांश तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं कर सकता, तो तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। श्रेया अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, मुझे पता है वो मुझे हर्ट नहीं करेंगे। विराज एक हल्की स्माइल के साथ कहता है, तो फिर तुम डर क्यों रही हो? श्रेया जवाब देती है, अब लग गया डर तो क्या करूं? विराज मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ नहीं, अब सब भूल जाओ। बस एक बात याद रखना, जब तक हम हैं तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। श्रेया परेशान होकर कहती है, लेकिन वो कौन था और मुझे क्यों ले जाना चाहता था? विराज कहता है, तुम वो सब अब भूल जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी रेयांश को चोट लगी है तो हमें उसके पास जाना चाहिए, ठीक है? विराज की बात सुनकर श्रेया को रेयांश का खून से भीगा हुआ चेहरा याद आता है। वो फिर से रोते हुए कहती है, अरे हाँ, रेयांश सर को तो बहुत सारी चोट लगी है, मैं उन्हें देखकर आती हूँ। ये कहकर श्रेया वहां से उठती है और भागते हुए रेयांश के कमरे की तरफ चली जाती है। विराज बस श्रेया को मुस्कुराते हुए देखता रह जाता है। विराज को हमेशा ये अफसोस होता था कि वो अपनी बहन का बचपन नहीं देख पाया, लेकिन अब श्रेया को देखकर उसे ये भी लगता था
कि उसकी बहन अभी भी बच्ची ही है। कुछ ही देर बाद विराज भी रेयांश के रूम में आ जाता है। रेयांश बेड पर बेहोश पड़ा था और अंतरा उसके पास बैठे उसे देख रही थी। अब तक रेयांश के चोट की ड्रेसिंग कर दी गई थी। श्रेया बेड की दूसरी तरफ बैठे अपने नाखून चबाते हुए एक बार रेयांश को तो एक बार अंतरा को देख रही थी। यश और सृष्टि भी बेड के पास ही खड़े थे। विराज चलकर बेड के पास आता है। वो यश और सृष्टि की तरफ देखता है। वो दोनों समझ जाते हैं कि विराज उन्हें श्रेया के साथ वहां से जाने के लिए कह रहा है। यश श्रेया से कहता है, श्रेया चले, काफी रात हो गई है, अब हम सबको सो जाना चाहिए। श्रेया जवाब देती है, तुम्हें सोना है तो तुम सो जाओ ना, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं रहूंगी। सृष्टि भी श्रेया को इंसिस्ट करते हुए कहती है, श्रेया रेयांश सर को भी आराम की जरूरत है ना, हम कल इनसे मिल लेंगे, अभी चलो। श्रेया इस बार चिढ़कर कहती है, तो मैं क्या यहाँ डीजे चला रही हूँ, मैं भी तो बस यहाँ बैठी हूँ, उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रही। अब सभी समझ गए थे कि श्रेया वहां से कहीं नहीं जाने वाली है। अंतरा यश और सृष्टि को इशारे से वहां से जाने के लिए कहती है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। विराज झुककर धीमी आवाज में अंतरा से कहता है, रेयांश की कंडीशन कैसी है? अंतरा जवाब देती है, अच्छी नहीं है, वो तांत्रिक बहुत ताकतवर था, उसने रेयांश को बुरी तरह से चोट पहुंचाई है। विराज रेयांश के पास जाते हुए कहता है, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूं। ये कहकर विराज रेयांश की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। अंतरा विराज का हाथ रोकते हुए कहती है, ऐसा मत करो, इससे तुम रेयांश को और भी नुकसान पहुंचा दोगे। विराज को अंतरा की बात समझ नहीं आती। वो कंफ्यूज होकर अंतरा को देखने लगता है। अंतरा धीमी आवाज में कहती है, रेयांश के अंदर कुछ देर पहले बहुत ताकतवर काली शक्तियां जागृत हुई थीं। हम नहीं जानते वो क्या थीं। तुम्हारी ऊर्जा इससे अलग है। अगर तुमने रेयांश को ठीक करने की कोशिश की तो हो सकता है तुम खुद को या इसे नुकसान पहुंचा दो। अंतरा की बात सुनकर विराज को फिर से रेयांश का वो खूंखार रूप याद आ जाता है। वो सवालिया नजरों से रेयांश को देखते हुए अंतरा से कहता है, तो क्या हम रेयांश के लिए कुछ नहीं कर सकते? अंतरा विराज के चेहरे के और करीब जाकर कहती है, हम तो नहीं कर सकते, लेकिन शायद श्रेया कर सकती है। श्रेया में तुम्हारी मॉम की तरह ऊर्जा कंट्रोल करने की शक्ति है। वो अनजाने में ही इन शक्तियों का इस्तेमाल करती है। शायद ये रेयांश के कुछ काम आए। विराज अंतरा की बातों से असहमत होकर कहता है, नहीं, मैं श्रेया को अकेले यहाँ नहीं रहने दूंगा, खासकर तब जब मैंने रेयांश को इस तरह से देखा है। अंतरा अपनी बात और जोर देकर कहती है, उसने ये रूप श्रेया को बचाने के लिए ही अपनाया था। शायद ये रेयांश का वही सच है जिससे वो भाग रहा था, लेकिन श्रेया को बचाने के लिए उसने अपने सबसे बड़े डर को अपनाया। वो श्रेया को कभी हर्ट नहीं कर सकता। अंतरा से बात करते हुए विराज को एहसास होता है कि वो दोनों काफी करीब आ गए हैं और अंतरा ने अभी भी विराज का हाथ पकड़ा हुआ था। इस वक्त विराज और अंतरा का चेहरा एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक था। एक पल के लिए दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देखते रह जाते हैं और वहां बिल्कुल खामोशी छा जाती है। तभी उन दो चेहरों के साथ वहां एक और क्यूरियस चेहरा आ जाता है। श्रेया भी उन दोनों के पास आकर फुसफुसाती हुई आवाज में कहती है, क्या आप लोग कुछ सीक्रेट डिस्कशन कर रहे हो? मुझे भी जानना है। श्रेया को अपने इतने पास देखकर विराज और अंतरा चौंक जाते हैं और वो दोनों शर्मिंदा होकर पीछे हो जाते हैं। श्रेया फिर से कहती है, आप लोग मुझे क्यों नहीं बता रहे कि आप क्या बातें कर रहे थे? मुझे भी जानना है। अंतरा बिना कुछ कहे वहां से उठकर चली जाती है। अंतरा को इस तरह जाते देख श्रेया और कंफ्यूज हो जाती है और सवालिया नजरों से विराज को देखने लगती है। विराज ना चाहते हुए भी श्रेया से कहता है, तो तुम यहीं रुकना चाहती हो? श्रेया हाँ में अपना सिर हिला देती है। विराज श्रेया के सिर पर हाथ रखकर कहता है, मैं पास वाले रूम में ही हूं। कोई भी बात हो, कोई भी बात, तो तुम सबसे पहले मुझे कॉल करोगी, ओके?
श्रेया एक बड़ी सी स्माइल के साथ हाँ में अपना सिर हिला देती है। विराज मुस्कुराते हुए श्रेया को देखता रेयांश श्रेया को बेड में किट एफएम पर रेयांश समझ जाता है कि श्रेया अब पूरी तरह से बेहोश हो गई है। वो श्रेया को उठाता है और बड़े आराम से उसे बेड पर लेटा देता है। श्रेया गहरी नींद में जा चुकी थी। रेयांश श्रेया को सुलाकर वहां से जाने ही वाला होता है, तभी वो देखता है कि नींद में श्रेया ने उसकी शर्ट पकड़ ली थी। रेयांश श्रेया के करीब जाता है और उसकी पकड़ से अपनी शर्ट छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। रेयांश के ऐसा करने पर श्रेया नींद में हड़बड़ाती है और कहती है, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें वो चाबी नहीं दूंगी, वो मेरी है, जाओ यहाँ से। रेयांश को समझ नहीं आ रहा था कि श्रेया किस चाबी की बात कर रही है। वो थोड़ा जोर लगाकर अपनी शर्ट को श्रेया की पकड़ से छुड़ा लेता है। जैसे ही श्रेया की पकड़ से रेयांश की शर्ट छूटती है, श्रेया नींद में ही रोने लगती है। ये देखकर रेयांश श्रेया के सिर पर हाथ रखकर उसे सहलाते हुए कहता है, शांत हो जाओ, सब ठीक है। रेयांश के ऐसा करने पर श्रेया फिर से शांत हो जाती है और करवट बदलकर फिर से गहरी नींद में सो जाती है। रेयांश कुछ देर तक श्रेया के चेहरे को देखता रह जाता है। फिर वो श्रेया की तरफ झुककर उसके फोरहेड पर किस करता है, फिर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ अंतरा अपने कमरे में बैठी थी। उसके बेड पर कुछ भोजपत्र बिखरे हुए थे और अंतरा परेशान होकर उन्हें देख रही थी। वो बार बार उन भोजपत्रों को इधर से उधर कर रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
अंतरा इरिटेट होकर खुद से कहती है, 1 हफ्ता हो गया है इसे मिले हुए, लेकिन अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाऊंगी। अंतरा बेड से उठकर खड़ी हो जाती है और आगे कहती है, जिसका मुझे डर था वही हो रहा है। विराज और रेयांश अब एक साथ है। कहीं ऐसा ना हो कि वो दोनों उस तक मुझसे पहले पहुंच जाएं। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मुझे सबसे पहले उस तक पहुंचना होगा। हाँ, आज रात मुझे फिर से निकलना होगा। अंतरा ये बात कह ही रही थी, तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। उस आहट को सुनकर अंतरा अलर्ट हो जाती है और फौरन उन भोजपत्रों को मैट्रेस के नीचे दबा देती है। तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। अंतरा बेरुखी के साथ कहती है, अंदर आ जाओ। उस कमरे का दरवाजा खुलता है और विराज कमरे के अंदर आ जाता है। विराज को वहां देखकर अंतरा और भी घबरा जाती है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विराज अंतरा से कहता है, मुझे तुमसे एक सवाल करना था। अंतरा कहती है, कहो। विराज कहता है, मैंने सुना था कि मारीच को मारने के लिए मिसेस समायरा सिंह ने दृष्टा की मदद से कुछ काली शक्तियां जागृत की थी। तुम्हें क्या लगता है उस रात हमने रेयांश को जिस हालत में देखा था उसकी वजह दृष्टा हो सकती है? दृष्टा का नाम सुनते ही अंतरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अंतरा खुद को संभालते हुए कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब मारीच को खत्म कर दिया गया था उसके बाद दृष्टा ने समायरा से वो सारी काली शक्तियां ले ली थी जिन्हें उसने जागृत किया था। विराज आगे कहता है, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। हो सकता है रेयांश में भी उसकी मॉम की तरह काली शक्तियां हों जिसे उसने जागृत कर लिया हो। अंतरा नाम में अपना सिर हिलाकर कहती है, नहीं, बात वो नहीं है। उस वक्त हम दोनों वहां थे और उस वक्त हमने जो शक्ति महसूस की थी वो कई ज्यादा थी। वो दृष्टा की जागृत की गई शक्तियां नहीं थी। यहाँ बात कुछ अलग है। विराज अंतरा की बातों से कन्विंस हो जाता है। तभी अंतरा के कमरे में एक मेड आती है और उससे कहती है, मैडम, आपके लिए एक पार्सल आया है। आप एक बार उस आदमी से मिल लीजिए। बिना आपके साइन किए वो पार्सल नहीं दे रहा है। ये सुनकर अंतरा चौंक जाती है क्योंकि उसने तो कुछ भी नहीं मंगाया था। अंतरा बिना कुछ सोचे उस कमरे से बाहर निकल जाती है। अंतरा के जाने के बाद विराज की आंखें गहरी हो जाती हैं और उसकी नजर सीधे अंतरा के बेड पर जाती है। विराज चलकर अंतरा के बेड के पास जाता है और उस मैट्रेस को उठा देता है। विराज उन सभी भोजपत्रों को कुछ ही मिनटों में देख लेता है और सब कुछ उसी तरह से सेट करके वहां से चला जाता है। जैसे ही विराज अंतरा के रूम से बाहर निकलता है उसका सामना रेयांश से होता है जो अभी अभी श्रेया को सुला कर आया था। विराज को देखकर रेयांश उसके पास जाता है और कहता है, काम हुआ? विराज हाँ में अपना सिर हिला देता है और आगे कहता है, हम और वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। हमें आज रात ही जाना होगा। रात के 8 बजे थे। श्रेया अचानक से नींद से जाग जाती है और उठकर बैठ जाती है। इस वक्त उसका चेहरा काफी हैरान परेशान लग रहा था। श्रेया फौरन बेड से नीचे उतरती है और भागते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद श्रेया, यश और सृष्टि एक ही कमरे में थे। श्रेया बेड पर बैठे हुए अपने नाखून चबा रही थी। सृष्टि कुछ सोचते हुए इधर उधर घूम रही थी और यश खामोशी से खिड़की के पास खड़ा था और कुछ सोच रहा था। सृष्टि रुककर श्रेया से कहती है, श्रेया, ठीक से याद करने की कोशिश करो, तुम्हें और कुछ जरूर याद आएगा। तुमने जितनी भी बात बताई है सारी आधी अधूरी है। इससे हम सच तक कैसे पहुंचेंगे? और भी बहुत कुछ होगा जो तुम्हें पता है लेकिन तुम भूल रही हो। प्लीज याद करने की कोशिश करो। श्रेया भी इरिटेट होकर कहती है, यही तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या क्या जानती हूँ, लेकिन अभी मुझे ये याद आ रहा है कि मुझे सिंघानिया मेंशन के तहखाने जाना है। हमें सबसे पहले उस साय को खत्म करना होगा, फिर हम उस तक पहुंच पाएंगे। सृष्टि श्रेया पर दबाव डालते हुए कहती है, श्रेया प्लीज कुछ याद करने की कोशिश करो, ये बहुत जरूरी है।
सृष्टि की बात सुनकर यश उसे शक भरी नजरों से देखता है और कहता है, तुम्हें ये सब जानने की इतनी हड़बड़ी क्यों है? यश अभी भी सृष्टि पर पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रहा था। सृष्टि भी चिढ़कर यश से कहती है, क्योंकि अब मुझे भी अपने उस दादा को खत्म करना है। उसने मेरी फैमिली को मार दिया। अब उसकी बारी है। यश सृष्टि की बात को इग्नोर करके कहता है, अगर हमें कोई हिंट भी मिलता है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें आज रात ही सिंघानिया मैंशन जाना चाहिए। यश की बात सुनकर श्रेया और सृष्टि भी उस पर हामी भर देते हैं। रात के 12 बजे थे। दीवान विला में बिल्कुल खामोशी थी। तभी विराज और रेयांश के कमरे का दरवाजा एक साथ खुलता है। उन दोनों की नजर एक दूसरे पर जाती है और वो दोनों चलकर एक दूसरे के पास आ जाते हैं। विराज रेयांश से कहता है, क्या तुम्हें यकीन है कि वो कवच काम करेगा? रेयांश जवाब देता है, हाँ, उस कवच को सिर्फ वो साया तोड़ सकता है और वो साया इस वक्त शिकार नहीं करता। उसके अलावा और कोई भी इस घर के अंदर नहीं आ सकता। वैसे भी ये वक्त काली साधना का है। काली शक्तियों का इस्तेमाल करने वाला हर कोई इस वक्त अपनी साधना करता है। विराज सीरियस होकर कहता है, तो फिर तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? विराज के इस सवाल से रेयांश के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो कड़वाहट के साथ कहता है, मैं काली शक्तियों की साधना नहीं करता। विराज फौरन कहता है, तो फिर वो क्या था जो उस रात हुआ था? तुम्हारे अंदर बहुत ताकतवर काली शक्ति थी। रेयांश जवाब देता है, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, मैं काली शक्तियों की साधना नहीं करता। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। विराज उस बात को छोड़ देता है और कुछ सोचते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि श्रेया को इस तरह यहाँ छोड़कर जाना सेफ रहेगा। हम में से एक को यहाँ रुकना चाहिए। रेयांश कहता है, हमें ये रिस्क लेना होगा। वैसे भी अंतरा इसी घर में है। विराज कुछ सोचकर कहता है, ठीक है फिर चलो। विराज और रेयांश दीवान विला से बाहर निकल जाते हैं। वो दोनों एक कार में बैठते हैं और वहां से चले जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि 6 आंखें फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से उन्हें ही देख रही थीं। श्रेया, यश और सृष्टि श्रेया के कमरे में थे। तीनों छुपकर खिड़की से सिर लगाकर विराज और रेयांश को वहां से जाते हुए देख रहे थे। श्रेया का सिर सबसे नीचे था, फिर सृष्टि और फिर यश का सिर सबसे ऊपर था। श्रेया उस कार को देखते हुए कहती है, देखा, मैंने कहा था ना, रेयांश सर आज रात को जरूर बाहर जाएंगे। यश अपना सर खिड़की से हटाकर कहता है, लेकिन यहाँ तो विराज सर भी उनके साथ है। श्रेया किसी जासूस की तरह कहती है, मुझे लगता है उन दोनों ने टीम बना ली है। उन्हें क्या लगता है कि वो दोनों मिलकर हमें हरा सकते हैं? यश जवाब देता है, डफर, वो उस साय को खत्म करना चाहते हैं। हम कहाँ से बीच में आ गए? श्रेया यश पर चिढ़ते हुए कहती है, मेरा मतलब है वो हमसे पहले उस साय के सीक्रेट तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम उनसे पहले सच तक पहुंच जाएंगे। उन्हें क्या लगता है कि वो दोनों हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं? श्रेया की बात सुनकर यश और सृष्टि उसे एकटक देखने लगते हैं और एक साथ कहते हैं, ऑब्वियसली वो हमसे कई ज्यादा स्मार्ट हैं। श्रेया मुंह बनाकर उन दोनों को देखने लगती है। तभी उन्हें एक बाइक के स्टार्ट होने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनकर वो तीनों फिर से अपनी पोजीशन में वापस आकर खिड़की से लग जाते हैं। वो देखते हैं कि अंतरा अपनी बाइक से घर से बाहर निकल जाती है। कुछ ही पलों में अंतरा वहां से गायब हो जाती है। अंतरा को देखकर श्रेया फिर से कहती है, यार ये क्या बाइक चलाती है, मुझे भी ये सीखना है। सृष्टि कुछ सोचते हुए कहती है, रेयांश सर और विराज सर का इस वक्त यहाँ से जाना तो समझ आ रहा है, लेकिन अंतरा बाहर क्यों जा रही है? क्या तुमने इससे भी कुछ कहा है? ये कहते हुए सृष्टि अंतरा को देखने लगती है। श्रेया जवाब देती है, नहीं, मेरी सिर्फ रेयांश सर से बात हुई थी। उन्होंने मेरे साथ कुछ किया था जिससे मुझे वो सब याद आ गया और बेहोशी में मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। यश श्रेया से कहता है, श्रेया, ठीक से याद करो, तुम्हें कुछ याद आ रहा है?
या फिर तुमने रेयांश सर से और भी कुछ कहा था क्या? यश की बात सुनकर श्रेया अपना चेहरा घुमा लेती है और पीछे मुड़कर खिड़की से बाहर देखने लगती है। इस वक्त श्रेया अपने नाखून चबा रही थी। श्रेया को याद था कि उसने रेयांश के साथ क्या क्या किया था। श्रेया को रेयांश का नाक पकड़ना, उसके नाक की तारीफ करना और उसके नाक पर किस करना सब कुछ याद था। श्रेया उन सब के बारे में सोचते हुए घबरा जाती है और अपने नाखून काटने लगती है। यश और सृष्टि इस वक्त किसी ख्यालों में खोए हुए थे। तभी श्रेया घड़ी की तरफ देखकर कहती है, चलो अब हमें भी निकलना होगा, वरना वो लोग हमसे आगे निकल जाएंगे। यश और सृष्टि दोनों श्रेया की बात से सहमत होते हैं। सृष्टि कहती है, लेकिन हम जाएंगे कैसे? हमारे पास तो उनकी तरह कार नहीं है, और जो कार्स घर में है उनकी चाबी कहाँ है हम ये भी नहीं जानते। अगर हम पैदल गए तो सिंघानिया मेंशन जाने में काफी वक्त लग जाएगा। श्रेया एक शातिर मुस्कान के साथ कहती है, अरे तुम इसकी चिंता मत करो, हमारे पास दुनिया की बेस्ट गाड़ी है। सृष्टि और यश हैरान होकर एक साथ कहते हैं, कौन सी? ये सवाल सुनकर श्रेया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कुछ देर बाद एक लाल स्कूटी शिमला की सड़क पर तेजी से चल रही थी। ये यश की वही पुरानी स्कूटी थी। श्रेया स्कूटी चला रही थी। श्रेया के पीछे सृष्टि थी और सृष्टि के पीछे यश था। कुछ देर बाद वो स्कूटी सिंघानिया मेंशन के बाहर आकर रुक जाती है। विराज और रेयांश की कार भी मेंशन की दूसरी तरफ थी। वहीं पर अंतरा की बाइक भी खड़ी थी, जिस वजह से श्रेया और उसके दोस्त उन गाड़ियों को देख नहीं पाते। श्रेया और उसके दोस्त स्कूटी से उतरकर सीधे सिंघानिया मेंशन के अंदर आ जाते हैं। कौन सा राज खुलने वाला है सिंघानिया मेंशन के तहखाने में? कौन उस राज तक पहले पहुंचेगा? विराज और रेयांश, अंतरा या फिर श्रेया और उसके दोस्त? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।